हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 हिंदी क्षितिज का चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है संस्कृति, और इसके राइटर हैं बदत आनंद कोसलायन। पाठ को स्टार्ट करने से पहले पाठ के बारे में हम कुछ जानकारी है वो प्राप्त कर लेते हैं। संस्कृति निबंध हमें सभ्यता व संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। इस निबंध में बदत आनंद कोसलायन जी ने अनेक उदाहरण देकर ये बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु हैं अथवा अलग अलग हैं। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि से जो मानव के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता है और न संस्कृति है। तो अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। यानी जो सबसे समझ में तो कम आते हैं और उसका उपयोग सबसे अधिक होता है, वो दो शब्द कौन से हैं? सभ्यता और संस्कृति। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तो आध्यात्मिक सभ्यता का अर्थ होता है आध्यात्मिक का परमात्मा या आत्मा से संबंध रखने वाला, मन से संबंध रखने वाला। तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या यह एक ही चीज़ है अथवा दो वस्तुएं? यानी वह भी समझ में नहीं आता, वह भी गलत सलत समझ में आता है कि क्या ये एक चीज़ है या फिर दो वस्तुएं हैं। यदि दो हैं तो दोनों में अंतर क्या है? यानी इनमें अंतर समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये दोनों हैं तो दोनों में अंतर क्या है। दोनों एक चीज़ है तो हम इसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करें। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ। साक्षात यानी आँखों के सामने प्रत्यक्ष सीधे नहीं हुआ था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। तो आविष्कर्ता यानी आविष्कार करने वाला, यानी जिसने सबसे पहले आग का आविष्कार किया वह कितना बड़ा आविष्कार करने वाला होगा, कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेदकर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा, यानी कितना बड़ा आविष्कार करने वाला होगा। यानी कल्पना कीजिए कि उस समय जब मानव को कुछ पता नहीं था सुई धागे के बारे में, यानी कोई परिचय नहीं था, सुई धागे का परिचय है वो उस टाइम नहीं था। जिस समय मनुष्य के दिमाग में अगर यह पहले किसी भी मानव या मनुष्य के दिमाग में आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेदकर और उसमें धागा पिरोकर कपड़े को सिला जा सकता है, तो ये कितना बड़ा आविष्कार रहा होगा उस टाइम का। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज़ है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज़ है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज़ है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी है सुई धागे का आविष्कार। यानी ये इन दो उदाहरणों से हम समझ सकते हैं जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कार की, उसका नाम है सभ्यता। यानी सुई धागे का आविष्कार हुआ वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति, और संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, परिष्कृत यानी जिसका परिष्कार किया गया हो, शुद्ध किया हुआ, साफ किया हुआ, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। अनायास यानी बिना प्रयास के आसानी से प्राप्त हो जाती है।
जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास प्राप्त हो गई है। अनायास यानी उसे बिना प्रयास के आसानी से वह चीज़ प्राप्त हो गई है। वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। यानी जिस व्यक्ति को बिना प्रयास आसानी से कोई चीज़ है वो मिल जाती है, तो वह व्यक्ति अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाता है, लेकिन संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण लें। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिसने शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात में जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह ये जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानो जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिलाता है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रदान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से भी मिला है जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं बल्कि उसके अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कर्ता था। भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे के मुँह में कोर डालने के लिए तो अपने मुँह का कोर छोड़ देता है। उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं ने खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन है वो दुख में बिता दिया। यानी जो कार्ल मार्क्स है वो मतलब संसार के जितने भी मजदूर हैं उनको सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए अपना जो सारा जीवन है वो दुख में बिता दिया था। और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। यानी आज से 2500 पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर है वो किस लिए त्याग दिया था? इसलिए त्याग दिया था कि किसी तरह से तृष्णा यानी प्यास, लोभ के वशीभूत यानी वश में होना, अधीन होना से लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। इसलिए सिद्धार्थ ने अपना घर है वो त्याग दिया था। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार करती है वह भी संस्कृति है, जो योग्यता तारों की जानकारी करती है वह भी, और जो योग्यता किसी महानता से सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है। और सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, हमारे परसंप्रकट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। यानी हमारी सभ्यता है और संस्कृति का परिणाम कि हमारा जो रहन सहन है, जो हमारा खान पान है, जो हमारा पहनने के तरीके हैं, ये सब क्या है? ये सब संस्कृति है। मानव की जो योग्यता इससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है उन्हें हम उसकी सभ्यता समझें या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा
तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी। और ऐसी संस्कृति का अवश्य भावी यानी जिसका होना निश्चित हो। परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा, यानी संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है और न रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़ कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और बेहतरी भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी जिसकी रक्षा के लिए दल बंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है, कल्याणकार की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। तो गाइज, हमने पाठ का अच्छे से अध्ययन किया है और इस पाठ संस्कृति निबंध से हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा है वो ये पाठ हमें देता है। इस निबंध में कवि ने अनेक उदाहरण देकर ये बताने का प्रयास भी किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं, दोनों एक ही वस्तु हैं अथवा अलग अलग हैं। इस प्रकार से कई उदाहरण देकर और कई चीज़ें इस पाठ संस्कृति से हमें सीखने को मिली है। तो गाइज, मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।